हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि मेटल्स को ओर्स से एक्सट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपने नहीं कवर किए हैं सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप हैं। इस चैनल पर आप मेरे नाम से प्लेलिस्ट ढूंढिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को देखें। उनमें जो मैंने सवाल पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं। उसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए आप मेरी प्रोफाइल को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। स्पेशल क्लासेस में अभी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस ले रहा हूँ। पेपर 1 के सेशंस अभी चल रहे हैं। पेपर 2 के सेशंस में हम वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। दैट विल सर्टनली सर्व एज द सेशंस फॉर GS1। तो अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं भी है तो मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि GS1 के सेशंस की तरह सर्व करेंगे पेपर 2 के सेशंस हिस्ट्री ऑप्शनल के। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत मदद करेंगी वो। अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो मैं स्पेशल क्लासेस के फीचर्स आपको बता दूं कि बहुत इंटरेक्टिव है ये स्पेशल क्लासेस, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ इन स्पेशल क्लासेस में। आपके जो भी डाउट हैं वो आप देन एंड देयर जो है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। रेज अ हैंड एक नया फीचर है। उसके अलावा पोल्स कंडक्ट करवाता हूँ मैं PYQs और MIQs में, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर सके हम। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेक्चर के नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कहीं भी बैठकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। ऑलराइट। उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्टर क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। एक साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट बन जाता है। आइकॉनिक के एडिशनल फीचर्स क्या क्या हैं? आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, एक पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। जितना भी आप टेस्ट देंगे उनके एनालिसिस आपको दिया जाएगा। एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ऑफर अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर लेने का, तो कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें। कॉम्बो ऑफर्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी। राइट। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को। उसके अलावा 22 सितंबर से 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। सो थरो प्रिपरेशन अपनी शुरू करें इन बैचेस के साथ जुड़े बाय सब्सक्राइबिंग, बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है। प्रीलिम्स स्पेशल अब स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है एवरी संडे 11 AM। राइट। टॉप रैंकर्स को जो है वो डिस्टिंक्ट स्कॉलरशिप्स जरूर प्रोवाइड की जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। और ये जो कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये काफ़ी अच्छे मॉक की तरह भी आपके लिए काम करेंगे। ऑलराइट। सो लेट अस मूव टू टुडे सेशन। आज हमें जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं मेटल्स की। देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और देखेंगे कि मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोला है कि हर सेशन को आपको जोड़कर पढ़ना है ना। शुरुआती सेशन से आपको पढ़ते हुए आना है। दैट मीन्स मैंने आपको शुरुआत में मैटर टॉपिक करवाया था और मैटर में मैंने आपको समझाया था पार्टिकल नेचर मैटर का। राइट। तो अगर आप पार्टिकल नेचर को अच्छे से समझे हैं तो बाकी सारे ये पॉइंट्स जो हैं वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। एटम्स, जिस तरह मैटर का फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है और एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से जुड़कर बनता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ जो है वो डेवलप करा सका हूँगा मैं। अगर आपने पिछले सेशन से देखे होंगे तो आई गेस जो है वो काफ़ी हद तक आप ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझते होंगे। ठीक है। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में, है ना, एलिमेंटल फॉर्म में हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो जब मेटल एक एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसकी सरफेस जो है वो शाइनिंग होगी।
दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर, या आप कहेंगे कि द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज लस्टरस। तो अगर आप किसी भी मेटल को देखते हैं, जैसे अगर आप स्टील को मतलब आयरन को देखें, या आप गोल्ड को देखें, सिल्वर को देखें, कोई भी अगर आपको मेटालिक सरफेस दिखती है ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वो जैसे उस पर लाइट पड़ेगी ना, तो वो लस्टर करेगा, वो चमकेगा। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है चमकना, नॉन मेटल्स नहीं चमकते, मेटल्स जो है वो चमकेंगे। ठीक है, मतलब उस पर जैसी लाइट पड़ेगी इट विल शो दी लस्टर प्रॉपर्टी, राइट, मेटालिक कैरेक्टर है वो उसका। मेटल्स कैन जनरली, और नेक्स्ट चीज, अब मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत हार्ड होंगे। तो मेटल्स जनरली जो है वो उनके बीच के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ वाई मेटल्स आर हार्ड, बट द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। लेकिन देखिएगा, ये जो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी मेटल्स के लिए सेम नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, राइट। सो उसी हिसाब से उनके बीच के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, ऑल्सो देयर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, राइट। सो इस हिसाब से उनकी हार्डनेस या उनकी अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट मेटल्स की, वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर जो है वो आपको सिल्वर कलर का दिखता है, राइट, वो सिल्वर कलर है इसलिए सिल्वर मेटल का नाम है, या उल्टा भी बोल सकते हैं आप। तो सिल्वर मेटल केवल केवल सिल्वर कलर ही क्यों दिखा रहा है हमें, है ना, हम उसे सिल्वर ही क्यों देख पा रहे हैं, कोई और रंग क्यों नहीं दिखता, वो नीला क्यों नहीं दिखता, वो हरा क्यों नहीं दिखता, है ना, वो गोल्डन क्यों नहीं दिखता, गोल्ड जो है वो गोल्डन ही क्यों दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, क्या है, उनकी उनके मतलब सब एटॉमिक कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से, है ना। कोई कलर हमें, मान लीजिए ये आपको रेड कलर जो है वो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ रही है, राइट, तो रेड जो है वो केवल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो सिल्वर अगर सरफेस नजर आ रही है तो यानी कि सिल्वर जो शेड है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसलिए वो सरफेस जो है वो सिल्वर नजर आ रही है। ठीक है, सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस विल वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। और वो वेरिएशन क्यों है, ड्यू टू देयर सब एटॉमिक कंपोजिशंस, राइट, डिफरेंट सब एटॉमिक कंपोजिशंस, दैट इज व्हाट मेक्स every element unique, right? Some metals can be better benter into thin sheets, right? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज समझी हमने कि वो चमकते हैं, दूसरी चीज समझी कि हमने वो हार्ड है, तीसरी चीज समझी हमने कि वो थिन शीट्स में उनको आप पीट सकते हैं। अगर आप किसी मेटल के टुकड़े को अगर आप पीटते जाएंगे तो वो दो टुकड़े में नहीं टूटेगा पहले, ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा फोर्स डालेंगे तो हो सकता है दो टुकड़े में वो टूट भी जाए, लेकिन उसकी पहली टेंडेंसी क्या होगी कि वो फ्लैट होता जाएगा, है ना, वो कंप्रेस होता जाएगा, वो फ्लैट होता जाएगा, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, बट आप ये पाएंगे कि कुछ टाइम बाद जो है वो शीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, राइट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, दैट मीन्स शीट्स में बदल जाना, है ना। तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग है मेटल्स के कि अगर आप उसको, अगर उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसको बीटते हैं, मतलब उसको बीट करते हैं, उसको मारते हैं अगर आप, तो वो टूटेगा नहीं, वो शीट्स में बदलता जाएगा। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिबल मेटल्स, एंड खास तौर पे गोल्ड जो है वो सबसे पतली शीट्स बनाता है, इसलिए स्पेस क्राफ्ट्स में गोल्ड का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, राइट। और भी कारण है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग है कि अगर आप मेटल को खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो वायर्स में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू मतलब गेट कन्वर्टेड इनटू शीट्स, एंड डक्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इफ वी मतलब अगर आप उस पे खिंचाव लगाएंगे ना दोनों तरफ से, अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वायर्स, राइट। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, एज वेल एज मेलिबल मेटल्स में से भी मोस्ट मेलिबल मेटल गोल्ड है और मोस्ट डक्टाइल मेटल भी गोल्ड है। इसीलिए जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था ना, राइट, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो उसने गोल्ड फॉयल का ही इस्तेमाल क्यों किया और किसी मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा थिन हो जाता है ना, उसको अगर आप उससे पतली लेयर अगर आप उसकी बनाएंगे तो वो बहुत पतली लेयर जो है वो गोल्ड बना लेता है, समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ 1000 एटम्स तक। मतलब वैसे तो एक्सपेरिमेंटली ये अचीव नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि 1000 एटम्स तक की मतलब
1000 एटम्स तक पतला जो है वो आप शीट क्रिएट कर सकते हैं किसकी, गोल्ड की, राइट। मेटल्स आर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब हीट के गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया था इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस हैं ये, राइट। दीज आर स्ट्रांग, एक पार्टिकल को हिलाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, राइट, दूसरा जो है वो तीसरे को कर देगा। तो कंडक्शन जो है वो बहुत तेजी से होता है मेटल में, कंडक्शन मैंने आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट में बताया था। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है और स्पेसिस कम है, एक पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दोगे तो वो दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। The best conductor of heat are silver and copper are best conductor of heats, यानी कि इनके पार्टिकल्स बहुत जल्दी एनर्जी जो है वो अगले पार्टिकल को दे देते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, सिल्वर एंड कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल, सो ये एक तो आ गया एक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, उसके अलावा लस्चरस, हार्डनेस, राइट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कब, इलेक्ट्रिसिटी आप क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पर भी चार्ज फ्लो हो रहा है ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन जहां पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेटल्स के पास क्या होता है, मेटल के पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर रेडी टू डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन। तो जो आखिरी के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में। सो ऐसे तो मेटल्स जो है वो, अगर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में समझाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेंडेंसी दिखाएंगे मूव करने की, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, राइट, जो मेटल्स हैं दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। द मेटल्स आर ऑल्सो सोनोरस, सोनोरस मतलब उस पर अगर आप मेटल पर आप हिट करेंगे तो आपको बेल जैसी साउंड जो है वो सुनाई देगी, राइट, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है और साउंड्स भी क्या है, वाइब्रेशंस हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो है वो अगले पार्टिकल को सक्सेसफुली जो है वो पहुंचा देते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत अच्छे अलाइनमेंट में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर एक पार्टिकल को मूव करेंगे तो वो दूसरा भी मूव होता है, तीसरा भी मूव होता है, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, वो वाइब्रेशंस जो है वो हमें साउंड के रूप में सुनाई देती है। हमारा देखिए साउंड्स आर एक्चुअली वाइब्रेशंस, और हमारा जो ब्रेन है उन वाइब्रेशंस को साउंड के रूप में हमें सुनाता है, ठीक है। मतलब हमारा ब्रेन सर्टेन वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करता है साउंड्स के रूप में, ध्यान रखेंगे आप। और मेटल के पास इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप उसे वाइब्रेट करोगे तो वो वाइब्रेट हो जाएगा, टूटेगा नहीं, राइट, अगला पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लग जाएगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे दिमाग को साउंड की तरह सुनाई देती हैं, ठीक है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं विद कंट्रास्ट टू मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आर डल और नॉन मेटालिक शाइनी ऑल्दो दे मे बी कलरफुल, राइट। सो जैसे मेटल्स जो हैं वो आपको सिल्वरिश कलर, येलोविश कलर, ग्रेइश कलर दिखाएंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा बफ कलर भी हो, कॉपर वाला कलर भी होता है थोड़ा सा, है ना, ब्राउन टाइप का कलर भी, रेडिश ब्राउन। बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल में से आपको चमक नहीं दिखेगी। नॉन मेटल आपको नजर आएंगे कैसे, उनके कलर्स तो होंगे, उनके ब्राइट कलर होंगे, है ना, ब्राइट येलो हो सकता है, ब्राइट रेड हो सकता है, ब्राइट पिंक हो सकता है, मेजेंटा वायलेंट कलर के हो सकते हैं, बट चमक नहीं नजर आएगी आपको उनमें, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे उस लेवल पर लाइट को जिस तरह मेटल्स करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जहां पर मेटल्स हार्ड हैं वहां पर नॉन मेटल सॉफ्ट है, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग नहीं है इतने, राइट। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल रादर दे आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स को आप ना ही शीट में बदल पाएंगे ना ही उनसे वायर बना पाएंगे, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है, उसको जब आप हिट करेंगे तो वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, पॉसिबली पाउडर में भी आप उसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो वेल अलाइंड भी नहीं है, अगर स्ट्रांग होंगे भी तो वेल अलाइंड नहीं है कि वो हीट को जो है वो कंडक्ट कर सके अच्छे से। हीट कंडक्ट तभी होती है जब पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कंडक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। लेकिन अगर पार्टिकल्स जो हैं वो उल्टे सीधे बंधे होंगे, है ना, मेटल्स में पार्टिकल्स एक अच्छी
जो है वो सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वेराज नॉन मेटल्स में जो है वो पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में नहीं जुड़े हैं। तो अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करता है या काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये भी करे या ये भी करे, राइट। दैट इज वाई दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सो नॉन मेटल्स के पास क्या नहीं है, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, उनके वैलेंस शेल में मौजूद नहीं है। लास्ट जो वैलेंस शेल है ना उनका आउटर मोस्ट, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनफैक्ट उन्हें चाहिए। तो लास्ट शेल में उनके या तो 5 होते हैं, या तो 6 होते हैं, या तो 7 होते हैं, है ना। उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता उसमें, राइट। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता, दैट इज वाई वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी कि चार्ज मूवमेंट हमें वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। हेंस नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन सोनरस, पार्टिकल्स जो हैं वो वेल अलाइंड नहीं है, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े नहीं है, तो वाइब्रेशंस वो नहीं पैदा कर पाते। दैट इज दे डोंट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटल्स। मेटल से लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि मेटल्स के बारे में बोला ना मैंने कि उनके इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस एक तो स्ट्रांग है और वेल अलाइंड है, तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, क्योंकि इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस मौजूद हैं बट इतने स्ट्रांग नहीं है जितने मेटल्स के हैं, तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं वो, इसलिए बहुत जल्दी बॉयल या मेल्ट हो जाते हैं, राइट। दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड जो है वो स्टेट में होंगे रूम टेम्परेचर पे, विद सम एक्सेप्शंस। बट नॉन मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैशियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। गैशियस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स, राइट। कार्बन जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, बट कार्बन जो है वो अदर स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आगे समझाऊंगा कैसे। वी कैन नॉट, अब हम ग्रुप नहीं कर सकते, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को ग्रुप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वी हैव सर्टेन एग्जेम्पशंस, हमें हमारे पास जो है वो कुछ नॉट एग्जेम्पशन बट एक्सेप्शंस हैं हमारे पास मौजूद हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आइए देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, as there are many exceptions. For example, all metals except mercury exist as solid at room temperature, right? And not just mercury, but also गैलियम इज अनदर मेटल, जिसको वैसे तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होगा, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि अगर आप उसको 22-25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर, मान लीजिए अगर आप गैलियम को हाथ में रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में होता है, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि उसको अगर आप हल्का सा 30 डिग्री से प्लस या 35 डिग्री सेल्सियस से प्लस टेम्परेचर देंगे, यानी कि अगर आप अपने हाथ पे भी रखेंगे तो गैलियम मेल्ट हो जाएगा। वेर एज मरकरी इज क्या है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और गैलियम जो है वो हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वाई सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दी रिलेटिवली वीक इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब और भी कारण है, ठीक है। वैसे तो मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आयरन से अगर आप मरकरी की डेंसिटी कंपेयर करेंगे तो मरकरी इज डेंसर देन आयरन, राइट। बट मरकरी इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर एंड आयरन इज नॉट। सो दैट मीन्स डेंसिटी अलोन डू नॉट, या मतलब कितना पार्टिकल जो है वो कितना स्ट्रांगली पैक्ड है, ये फैक्टर जो है वो अलोन स्टेट को जस्टिफाई नहीं करता। मरकरी के केस में और भी कुछ कारण है, आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा क्या है वो। Metals have high boiling points, but gallium and cesium have very low melting points, right? So हाथ पर वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे आयरन जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कॉपर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्ट होता है, राइट। उनके हायर मेल्टिंग पॉइंट्स हैं मेटल्स के, वेराज गैलियम एंड सीजियम जो है वो आप हाथ में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। These two metals will melt if you keep them on your palm, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो मेल्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट लस्चरस, बस बट आयोडीन एक जो है वो एक्सेप्शन है जो कि लस्चरस है। आयोडीन का जो क्रिस्टल है वो आपको शाइन करता हुआ दिखेगा। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है वो कई डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं क्या, एनलट्रॉप। डायमंड जैसे एक एनलट्रॉप है, मतलब कि कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है। एन एलोट्रॉप ऑफ, एलोट्रॉप होगा, है ना, कॉल्ड एन एलोट्रॉप। डायमंड, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। एक्चुअली और भी हैं हार्डेस्ट, बट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस की अगर आप बात करें,
and has a very high melting and boiling point, though non-metals do not generally have high melting and boiling point, but diamonds, that is diamond is actually कार्बन प्रेशर के साथ और समय के साथ जो है वो कार्बन डायमंड में तब्दील हो जाता है। आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा कैसे। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की वजह से, राइट, ग्रेफाइट की जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से और जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है ग्रेफाइट का, उस वजह से इसके पास जो है वो क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्शंस ध्यान रखनी है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इट्स द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग substance, whereas graphite is a non-metal, though being a non-metal can conduct electricity. So these are few of the exceptions. उसके अलावा alkali metals की अगर आप बात करेंगे, lithium, sodium, potassium metals are generally hard, but these alkali metals are so soft that you can cut sodium with knife, right? And potassium with knife. They have low densities and low melting points, और sodium और potassium जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी की बात करेंगे तो जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो मेलिएबल नहीं हैं। उसके अलावा आप कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो बिस्मथ और टंगस्टन जो है वो आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट दैट मच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। डेंसिटी की बात करेंगे तो सोडियम एंड पोटेशियम आर लेस डेंसर मेटल्स, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस, आपको पता होनी चाहिए इस केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द chemical properties of metals and non-metals, right? So comparison of chemical properties की बात करें, physical properties में आपको exception समझ आ गए ना, ठीक है। अब हम chemical properties की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक basic chemical properties बढ़ाते हैं metals की। they easily lose valence electron, क्यों? क्योंकि आखिरी में कितने हैं, they have 1 से 3 है ना, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको ये लूज करने को तैयार रहते हैं, है ना। हेंस दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने को तैयार नहीं है, ये लूज करने को तैयार हैं। हेंस दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी वजह से दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं, OH नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा होता है, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एंड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार होते हैं, दैट इज वाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। या जनरली वो मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको वो लूज करने को तैयार बैठा रहेगा, राइट। सिमिलरली नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो या तो 4 होगा, 5, 6, 7 और 8 वाले की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो नोबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट में 2 है उसकी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नोबल है, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। बट आउटर मोस्ट में अगर 4 है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सच एज कार्बन, ठीक है। 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर सकता है और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। दैट मीन्स दे आर हाईली electronegative, they are ready to accept electrons. If they are ready to accept electrons, they form acidic oxides. If they are ready to accept electrons, they are good oxidizing agent, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना। कोई भी मेटल होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड विल प्रोवाइड यू विद अ मेटल ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठे रहते हैं और जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार बैठे रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉपर है और कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं उसके पास, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, डोनेट करने को वो तैयार बैठा है, राइट। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने हैं, ऑक्सीजन को
6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कॉपर क्या करेगा, रेडली ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा और कॉपर खुद बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन बन जाएगा O क्या 2 नेगेटिव। बट ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा O2। तो दो लगेंगे कॉपर के, दो कॉपर के एटम जो हैं वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपको बदले में मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को तैयार बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने को तैयार बैठा हुआ है। दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, सिंपल एज दैट। हेंस मेटल्स दे रेडिली फॉर्म क्या, मेटल ऑक्साइड्स व्हेन दे कम नियर दी और व्हेन दे कम विद कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि कहने का मतलब कि आप किसी भी मेटल को अगर आप एयर में रख देंगे ना, हवा में रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद उस मेटल के ऊपर आपको एक परत जमती हुई नजर आ जाएगी। वो जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो उस मेटल की सरफेस पर है, दैट इज ऑक्साइड बन गया है वहां पर, राइट। कोई भी मेटल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं, है ना। कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपको ग्रीनिश कलर का नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर बॉटल है, अगर आपको शायद ये हो सकता है कि आपको ग्रीन ना नजर आ रही हो, मुझे इस पे जो है वो ग्रीनिश थोड़ा सा नजर आने लगा है, ये कॉपर है और कॉपर ऑक्साइड है वो ग्रीनिश, राइट। उसी तरह सिल्वर की अगर आपने रिंग पहनी है तो सिल्वर रिंग जो है वो काली होने लग जाती है, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड, है ना। लोहे का अगर आपके पास कोई भी कुछ भी चीज़ है, अगर आपके पास लोहे की है, उस पर अगर ब्राउन कलर की लेयर जमने लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, दैट इज आयरन ऑक्साइड, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, और आयरन के केस में बोलते हैं उसको हम रस्टिंग। सो ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए metal is known as corrosion, and in case of iron we call that corrosion to be rust, right. Now metal oxides are generally basic in nature, right, but some metal oxides, ध्यान रखना है metal oxide basic होता है, non metal oxide acidic होता है, ध्यान रखना है आपको। but some metal oxides show both acidic and basic behavior are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि एल्यूमिनियम Al2O3 है, इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्योंकि ये बोथ बेसिक और एसिडिक जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा। दैट मीन्स ये H पॉजिटिव पानी के संपर्क में आने पर H पॉजिटिव भी रिलीज करेगा और हो सकता है पानी के संपर्क में आने पर ये OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस करे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था ना कि H पॉजिटिव रिलीज हो तो एसिड है और OH नेगेटिव रिलीज हो तो बेस है, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि दोनों चीजें रिलीज करने की मतलब क्या बोलते हैं टेंडेंसीज रखता है, उसको बोलते हैं आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। मोस्टली ऑक्साइड होता है और किस मेटल का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ऐसा काम करेगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। अब मोस्ट जो है वो पानी में रिएक्ट नहीं करेंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, बट मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन कुछ हो जाते हैं जैसे एल्कलीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, है ना, Na2O को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो NaOH या KOH बना देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये रिलीज करने को तैयार बैठे रहते हैं, है ना। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखिए हर मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बराबर तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे आयरन आयरन ऑक्साइड बनाएगा, है ना, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। पोटाशियम और सोडियम तो इतने हाईली रिएक्टिव हैं कि उनको अगर आप हवा के संपर्क में ले आएंगे तो वो तुरंत जलना शुरू कर देते हैं, है ना। वो तुरंत जो है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, इसीलिए उनको केरोसिन में डुबा कर रखना पड़ता है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, है ना। अब उसको हवा में ले आएंगे तो तुरंत आग लग जाएगी उनमें, इतने हाईली रिएक्टिव हैं वो। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, जिसमें वो रिएक्ट नहीं करते। तो आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में कुछ जो है वो मेटल के ग्रेनुअल्स टाइप आपको जो है वो पत्थर छोटे छोटे दिखेंगे, ग्रेनुअल्स कहते हैं उन्हें, पत्थर नहीं एक्चुअली, वो ग्रेनुअल्स है मेटल के। वो लिक्विड में इमर्स्ड होते हैं, वो लिक्विड एक्चुअली केरोसिन होता है ताकि रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव है कि उनको बाहर निकालेंगे ना आप, तुरंत वो आग पकड़ लेते हैं। उन पानी में डालेंगे तो तुरंत हाइड्रोजन रिलीज करना शुरू कर देते हैं वो लोग, राइट। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead etc. are covered with thin layer of oxide, है ना। अगर आप किसी भी मेटल को उठाएंगे जनरली उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जो है वो जमी होती है। क्यों? क्योंकि
मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से, एयर से रिएक्ट कर लेते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन एक बार अगर ऑक्साइड लेयर जम गई तो उसके बाद फिर फर्दर ऑक्साइड, वो जो लेयर है वो फर्दर रिएक्शन जो है वो नहीं होने देती, तो मेटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ आयरन, एक बार ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, रस्ट बन गया, तो रस्ट आप मान लीजिए कि आयरन जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी मशीनरीज है, उनके लिए कैंसर की तरह काम करता है। एक बार रस्ट ने पकड़ लिया तो अब धीरे धीरे उसको वो खाता चला जाएगा, राइट। सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स, बट ओवर द पीरियड अगर आप सिल्वर ऑर्नामेंट पहन रहे हैं तो वो ओवर द पीरियड जो है वो सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऑर्नामेंट पहना हुआ है तो जस्ट बिकॉज नॉट जस्ट एयर के संपर्क में, लेकिन पानी और अन्य कई केमिकल्स के वो संपर्क में आता रहता है, तो वो सिल्वर ऑक्साइड जो है वो सिल्वर पर बन जाता है। बट गोल्ड अगर आपने पहना है तो गोल्ड की चमक जो है वो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि गोल्ड एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन के साथ तो कर ही नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो बेचारा पहले ही 3 बॉन्ड बनाकर बैठा होता है, इनर्ट होता है। अब मेटल्स का वाटर के साथ देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। तो सभी मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वाटर के साथ भी मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इट इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल वाटर के साथ जुड़ेगा, है ना, और बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और फिर अगर ये मेटल ऑक्साइड और रिएक्टिव है, मतलब अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा जैसे कि पोटाशियम एंड सोडियम, तो मेटल ऑक्साइड फिर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड फर्दर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर आप सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम प्लस वाटर फर्स्ट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, देन सोडियम ऑक्साइड विल फर्दर अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बट सभी मेटल्स इस तरह रिएक्ट नहीं करते। मोस्ट ऑफ दी जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक मेटल रिएक्टिव कौन है ना, किस मेटल को आप रिएक्टिव कह रहे हैं? जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, राइट, और उस इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो न्यूक्लियस से इतनी ज्यादा हो कि उसको रिलीज करना आसान हो, वो एक रिएक्टिव मेटल है, राइट। सेम गोज फॉर नॉन मेटल। एक रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, और आउटर मोस्ट शेल जो है वो इतना नजदीक हो न्यूक्लियस के कि इलेक्ट्रॉन को वो तुरंत अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, और ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले। सो मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम आर गुड एग्जांपल फॉर दैट। Metals like potassium and sodium react violently with cold water and the reaction is exothermic and violent। ध्यान रखेंगे। अब कोल्ड और वार्म वाटर का फंडा आता है। कुछ मेटल्स जो है वो केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, गर्म टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ठंडे से बर्फ में भी डालोगे तो तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, वो इतने हाईली रिएक्टिव है वो। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम के साथ अगर आप वाटर की रिएक्शन करेंगे इज लेस वायलेंट एंड हीट इज इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो आपने अगर देखा होगा, लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा आपने, कि टेस्ट ट्यूब में आपने पानी लिया, उसमें सोडियम का ग्रेन्यूल डाला, कुछ टाइम बाद एक बहुत जोर की पॉप की साउंड आई और फ्लेम्स आपको नजर आई। दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन रिलीज होती है, और इतना एक्सोथर्मिक, यानी कि एक्सो मतलब बाहर, है ना, रिलीज, और थर्मिक मतलब हीट, तो इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन जल जाती है और पॉप की साउंड आती है, ब्लास्ट हो जाता है उसमें, राइट। मतलब कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है। लैब में आपको आपके जो केमिस्ट्री टीचर है उन्होंने शायद कर कर दिखाया होगा। बट कैल्शियम के केस में क्या होगा, कैल्शियम को आप पानी के साथ डालेंगे तो आपको एक हिसिंग की आवाज आएगी, ठीक है। आपको महसूस भी होगा कि पानी जो है वो गर्म हो रहा है, और हाइड्रोजन भी निकलेगी, लेकिन इतनी गर्मी पैदा नहीं होगी कि हाइड्रोजन जल जाए, ठीक है। यानी कि कैल्शियम के केस में रिएक्शन उतना एक्सोथर्मिक नहीं था। मैग्नीशियम की बात करें, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। Metals like aluminium, iron, zinc do not react either with cold or hot water, not right away, but eventually धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। लेकिन right away जो है वो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट दे रिएक्ट विद स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, Aluminium, iron and zinc, they react with steam to form metal oxide and hydrogen.
मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, इसीलिए आप गोल्ड जो कॉपर का बर्तन है उसके अंदर जो है वो पानी रख सकते हैं काफी समय तक, और वो पानी जो है वो उसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन कम से कम होगा या ना के बराबर होगा। एक्सक्यूज मी, राइट। पीना चाहिए कॉपर के बर्तन में पानी, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कॉपर में। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है मेटल्स का एसिड्स के साथ। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। कोई भी मेटल होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम का, है ना, सोडियम का आप HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली सोडियम जो है वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या बना, NaCl बन जाएगा, दैट इज अ सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन बची है ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड के साथ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, वो बहुत खतरनाक रिएक्शन होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है वो यहां पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर। इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम, आयन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर विद HCl, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। यहां से हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो इस क्लोरीन को HCl से छीनने में उतना कामयाब होगा, सिंपल सी बात है। तो एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक में से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो वो सबसे ज्यादा बबल्स बनाएगा। वो बबल्स किसके बनते हैं, हाइड्रोजन के बन रहे होते हैं वो, है ना। जितना ज्यादा वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा उतनी हाइड्रोजन निकलती चली जाएगी ना। तो इन चारों एलिमेंट्स के केस में मैग्नीशियम ऐसा करने में सबसे कामयाब रहता है, क्योंकि HCl के साथ रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा है। नाउ द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, राइट। बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कभी भी एसिड में मेटल जो है वो मत डाल दीजिएगा, और डाल भी रहे हो, अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो चेक जरूर कर लीजिएगा कि डाइल्यूट है एसिड या नहीं है। ठीक है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और फिर लास्ट में आयरन जो है वो आपको बबल्स, सबसे कम बबल्स बनाता हुआ नजर आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है अभी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड हेंस कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 का कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि कॉपर में से ऑक्साइड्स को हटाया जा सके, या सिल्वर और गोल्ड को साफ किया जाता है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, और उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, HNO3 और H2SO4 के कंसंट्रेटेड मिक्सचर को। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर आप उस मिक्सचर को जानते हैं तो, राइट। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen and produced water, and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, NO2, NO या N2O, NO या NO2, right? So अब अगर आप मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे HCl की जगह, HCl से करते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन वहां पर छीन लेता है। बट HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर बना देता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन क्या रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा, और खुद जो है वो N2O, NO या NO2 में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट जो है वो सवाल इस पर आगे बनेंगे, केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इस पर। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट फैक्ट है। देखिए इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसमें मैं नहीं उतरूंगा, क्योंकि हम जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर केमिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं अभी। आपको ये डायरेक्ट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं कि अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम या मैंगनीज को रिएक्ट करते हैं तो तुरंत जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसके इंडस्ट्रियल यूज क्या है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स में इन इंडस्ट्रियल यूजेस को समझेंगे। ये पॉइंट आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है अभी फिलहाल, राइट। रिएक्शन विद मेटल्स, सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं CuSO4 के साथ, तो आपको जिंक सल्फेट और कॉपर मिल जाएगा। तो यहां पर बेसिकली जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया, दिस इज अ सॉल्ट कॉपर सल्फेट, राइट। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल A सॉल्ट सॉल्यूशन B, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B आपको अलग मिल जाता है।
So this also shows the or gives the evidence of the reactivity of metals. जिंक यहां पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए जिंक ने SO4 को अपनी तरफ खींच लिया, कॉपर अलग हो गया। जिस तरह HCl के साथ मेटल रिएक्ट कर रहे थे ना, क्लोरीन को अपनी तरफ खींच ले रहे थे, हाइड्रोजन को रिलीज कर दे रहे थे, उसी तरह जिंक ने SO4 को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि जिंक जो है वो पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, SO4 जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। कॉपर को जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख और भाग यहां से, ठीक है, और सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया। हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। यहां से हमें अगेन जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में पता चलता है, राइट। फाइनली हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज आखिर है क्या, है ना। द रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर टू of their decreasing activities after performing displacement experiments. The following series known as the reactivity or activity series has developed, right? So displacement reaction करके देखे गए सभी एलिमेंट्स के साथ। तो जिस तरह जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट मीन्स अगर रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो अगर बनाई जाएगी तो जिंक ऊपर आएगा और कॉपर आएगा उसके नीचे, है ना। डाउन द ग्रुप जो है वो अगर रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। मोस्ट वेरी रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, तो लिथियम आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान, है ना। पोटाशियम आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान। बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वैसे सोडियम जो है वो ऊपर आना चाहिए था पोटाशियम के साथ इधर, राइट। फिर बेरियम, कैल्शियम, और भी कारण है, जरूरी नहीं है कि केवल यही हो, लेकिन सोडियम जो है वो ऊपर आएगा यहां पर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देखिए जिंक से कितना नीचे है कॉपर। मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार ही नहीं है ना, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं, इसलिए ये रिएक्ट करते नहीं। सो ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्टिविटी देखेंगे, राइट, तो ये सभी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर। डाइल्यूट एसिड के साथ देखेंगे तो हाइड्रोजन तक सभी रिएक्ट करेंगे, ये बाकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो मैग्नीशियम तक सभी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बाकी सब रिएक्ट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिविटी सीरीज। आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज के बारे में, मोस्ट रिएक्टिव कौन से हैं और लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं। लीस्ट रिएक्टिव जो हैं वो आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे जो प्रेशियस मेटल्स, इसीलिए कहा जाता है इनको। गोल्ड को प्रेशियस मेटल इसलिए माना जाता है क्योंकि गोल्ड जो है वो कहने का मतलब, जैसे सिक्के आपने सुने होंगे, सिक्का खोटा हो गया। सिक्का खोटा होने का मतलब है कि सिक्के के ऊपर जो है वो ऑक्साइड बन गया और वो धीरे धीरे घिस गया, है ना। गोल्ड के ऊपर जो है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता, और गोल्ड जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत रिलेटिवली धीरे कम होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, और वो किसी और से रिएक्ट भी नहीं करता, अपनी प्योरिटी बनाकर रखता है। इसीलिए गोल्ड जो है वो प्रेशियस मेटल की तरह मतलब शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी मतलब क्या बोलते हैं, शुरुआत ऑफ ट्रेड या कॉमर्स या करेंसी की समझ जब इंसान को डेवलप हुई, तो गोल्ड और सिल्वर एलिमेंट मेटल्स जो है वो इंसान को समझ आया कि हाँ, ये अपनी वैल्यू जो है वो खोते नहीं है, किसी और से रिएक्ट नहीं करते, तो इनको करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। प्लेटिनम की संख्या कम है, इसलिए प्लेटिनम को करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिएक्टिविटी सीरीज इज डिपिक्टेड इन द अबव फिगर, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। Reactivity decreases while moving down the reactivity series. Potassium and sodium are the amongst the most reactive metals, while platinum and gold are most non-reactive metals. ठीक है, ध्यान रखना है आपको, platinum and gold most non-reactive, sodium and potassium are the most reactive metals. अच्छा, लास्ट में बात करते हैं आज हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, कि मैंने वैसे पहले भी बताया था आपको, लेकिन आज मैं कैटायंस और एनायंस वाला फंडा आपको समझाना चाहूंगा। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये मैंने आपको समझाया ही था, ठीक है। जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं MgCl, ठीक है। वैसे MgCl2 होगा यहां पर, है ना, MgCl2 का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एटम वुड बी गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट, ये मैग्नीशियम है मान लीजिए, ये इसका न्यूक्लियस है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये Mg न्यूक्लियस है, राइट, ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में कितने होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8,
और जो तीसरा शेल है इसका, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जबकि आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के इनर मोस्ट शेल में 2 हैं, ठीक है। सेकेंड शेल में कितने होंगे? 8 ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में जो है वो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, mg 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है, ठीक है। तो अगर इधर से एक mg आए, और क्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो दो क्लोरीन अगर आए, यानी एटम आए और एक मैग्नीशियम हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दे, खुद जो है वो मैग्नीशियम एक्वायर कर ले 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो है वो ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ले, है ना, 2 क्लोरीन, और ये 2 नेगेटिव जो है वो 2 पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, हमने ऑलरेडी समझा हुआ है ये। आज मैं आपको आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूं। आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझाया है। आई गेस आप लोगों को याद होगा आयनिक बॉन्ड्स जो है वो कैसे बनते हैं ना, कि Mg के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अगर 2 क्लोरीन हो ऐसे ऐसे, तो इन दोनों को अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, तो आपको क्या बन जाएगा, मिल जाएगा MgCl2, राइट, सिंपल एज दैट। बट यहां पर कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बाय ईच क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बोला ना मैंने आपको कि ये क्लोरीन की क्या है, ये क्लोरीन की स्टेबल स्टेट नहीं है, बट नेचुरली अकरिंग स्टेट है, जिसमें क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। बट क्लोरीन को 18 इलेक्ट्रॉन करना है, दैट मींस उसने एक ले लिया Mg से, है ना, मैग्नीशियम से। तो अब इसके पास 18 तो हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन, और 17 ही है प्रोटॉन, तो इसके पास क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है वो कितने थे, 2 थे, राइट। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 12 हैं उसके पास, मतलब सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, उसको 2 जो है वो क्या करने हैं, रिलीज करने हैं, है ना। 2 को रिलीज करेगा और Mg2 पॉजिटिव जो है वो चार्ज उसके ऊपर आएगा, और उसके साथ अगर आप Cl नेगेटिव वोल्ट वाइज को अगर आप रिएक्ट करते हैं, यू विल गेट MgCl2 एज प्रोडक्ट, राइट। इसको कहेंगे आप, ये मैग्नीशियम का कैटायन है और ये क्लोरीन का क्या है, एनायन। ध्यान रखना है, कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। काटने से आप कैटायन याद रख पाएंगे, जो काट रहा होगा कांटे का निशान हो, है ना। कांटे का निशान मतलब कि दिस इज, है ना, क्रॉस का निशान जैसा जो दिख रहा हो, दैट इज कैटायन, और जो नेगेटिव है वो क्या है, एनायन है, राइट। ध्यान रखना आपको, क्लोरीन एनायन बनेगा और Mg2 पॉजिटिव कैटायन बनेगा। दे विल इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, जो अपोजिट चार्जेस का जो अट्रैक्टिव पुल है वो एक, मतलब वो पुल जो है वो एक्ट करेगा, यहाँ पर फोर्सेस एक्ट करेंगी, एंड दे विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विच इज, प्रॉपर्टीज देखें अगर उसकी, तो फिजिकल नेचर क्या होता है ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का या आयनिक कंपाउंड्स का, आर सॉलिड होते हैं, ठीक है, आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो हार्ड होंगे, लेकिन नॉट मेटल हार्ड। मेटल जैसे हार्ड नहीं होगी, क्योंकि मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बहुत अच्छा वेल अलाइंड स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट, 2 पार्टिकल्स के बीच में, राइट। दीज कंपाउंड्स जनरली ब्रिटल होते हैं, इसलिए दे विल एक्ट एज नॉन मेटल्स, राइट। ब्रेक इनटू पीसेस विद व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, दैट मींस नॉन डक्टाइल, नॉन मैनिएबल, नॉन लस्चरस, and though although hard in nature, but have high melting and boiling point like metals due to the high or strong interparticular forces, right. Melting और boiling point की बात करेंगे तो ionic compounds have high melting and boiling point, right. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction, obviously. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि तुरंत जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा, बट बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलर, राइट। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन वगैरह में मिक्स नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड, बिकॉज दे आर नॉन पोलर ना, वहां पर उनके पास जगह नहीं है दो में, मतलब कि आयंस में स्प्लिट होने की, राइट।
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अगर आप देखें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे देते हैं सॉल्यूशन में जाते ही, तो चार्जेस इनके पास अवेलेबल है फ्लो होने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पर चार्ज फ्लो होता हुआ नजर आ जाएगा आपको, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, बट सॉलिड स्टेट में एक आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, या चार्ज नहीं है लूज जो है वो क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए, राइट। बट अगर आप उसे पिघला दें, है ना, मेल्ट कर दें, तो अब उसके पास जो है वो चार्ज है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा, मेल्ट हो गया तो अब जो है वो चार्ज है फ्लो करने के लिए, हेंस विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या अगर आप उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में जैसे पानी में अगर आप मिला देते हैं तो उसके पास चार्ज हो जाते हैं फ्लो करने के लिए, देन इट विल बी able to conduct electricity. A solution of an ionic compound in water contains ions which moves to opposite electrodes when electricity is passed through the solution, right. Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because movement of ions in solid is not possible due to their rigid structure or high interparticular forces, right. बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, क्योंकि इन मॉल्टन स्टेट द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो टूट जाएंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, एंड आयंस हैं तो वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। आप वैसे तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, लेकिन अगर आप किसी तरह किसी आयनिक बॉन्ड को मेल्ट कर सके, राइट, आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर सके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, कंडक्ट कर देगा अपने में से, या वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर पाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि अब उसके पास आयंस अवेलेबल है मूवमेंट के लिए। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो यहां पर जो है वो आकर हमारा आज का ये टॉपिक होता है खत्म, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे अभी ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ओर्स से रिलेटेड है, occurrence of metal, natural occurrence of different metals देखेंगे एंड their extraction from their natural occurrence। तो हम थोड़ा सा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे अगले टॉपिक में। सो मेक श्योर कि आप अगले टॉपिक में जरूर जुड़े और पिछले टॉपिक्स को जरूर देखें। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।